वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया चैप्टर, एक नया बाब लिखा जा रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पीपल्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके नए कायद की अमली सूरत में सामने आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। 23 साल के बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के सबसे कम उम्र कायद की हैसियत से है। गो के इसका ऐलान अब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद किया गया था और जनाब आसिफ अली जरदारी ने उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शरीक चेयरपर्सन बनाया था। लेकिन अमली तौर पर सियासत में अब वो नज़र आए हैं और वो एक अहम मोड़ था जब सदर आसिफ अली जरदारी मामूल के टेस्ट या बीमारी के बायस दुबई रवाना हुए। उसके बाद कल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ास तौर पे बहुत एक्टिव देखे गए। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पे ख़ास तौर पे फुटेज दिखाया गया कि वो मुलाकात कर रहे हैं, तफसीली मुलाकात वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ। ये फुटेज दिखाने के बाद ये दिखाया गया कि वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के एक इजलास की क़ियादत कर रहे हैं। उनके साथ जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी बैठे थे और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सदारत कर रहे थे और इसकी बाकायदा इत्तला भी दी गई कि वो उन्होंने इस इजलास की सदारत की है। अमली तौर पर उन्होंने क़यादत संभाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। 23 साल बिलावल भुट्टो जरदारी, इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और इससे पहले जो कि ऐलान होता था कि वो शायद सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेने वाले हैं, कर किया गया था गुज़िश्ता साल लंदन में। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी गो के अमली तौर पर अब सियासत में सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत अमली तौर पर संभालते नज़र आए हैं। 2 साल पहले उन्होंने एक बड़े इज्तिमा से भी खिताब किया था जो कि उनकी शायद पहली सियासी तकरीर थी। उनका अंदाज़, उनका लबो लहजा, वो जो तकरीर उन्होंने की थी अगस्त 2009 में की थी, उस तकरीर का एक हिस्सा हम आपको सुनाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है, उनका मिशन क्या है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत आप करें, हुकूमत पार्टी चलाए, नौकरियां हम आपको देंगे, रोटी कपड़ा और मकान हम आपको देंगे, सिर्फ जेले हमारा मुकादर नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। जो आपकी तकलीफ है मेरी तकलीफ है। इसी तकरीर में उन्होंने जोश खिताबत का हुनर भी दिखाया जिसकी उनको दाद मिली पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों से जो इस मौके पर मौजूद थे। खून चाहिए, खून देंगे हम। सर चाहिए, सर देंगे हम। जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। गो के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे कम उम्र शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े सियासी ख़ानदान अपने साहबजादों को सामने ला रहे हैं। पाकिस्तान की आइंदा नस्ल के रहनुमा, सियासी रहनुमा कौन होंगे वो भी हमारी नस्लों को पता होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज शरीफ, मुनिस इलाही और दूसरे लोग जो पाकिस्तान के बड़े सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं वही आगे चल के हमारी नस्लों के भी रहनुमा हो सकते हैं। कम अज़ कम अगर ये बड़ी सियासी जमातें इसी सूरत हाल में मौजूद रहीं। जो सियासी ख़ानदानों के रहनुमा जो औलादें इस वक्त सामने आ रही हैं, इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि उनमें से अक्सर मुख्तलिफ़ सच्चे झूठे स्कैंडल्स में मुलव्विस भी हो चुकी हैं। उनके नाम मुख्तलिफ मुतनाज़ा उमूर में आते रहे हैं। उसमें शामिल हैं जनाब हमजा शहबाज शरीफ जो कि साहबजादे हैं जनाब शहबाज शरीफ के, रुकन कौमी असम्बली हैं वो आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग काफ के साबिक़ रहनुमा मलिक अहद की साहबजादी आयशा मलिक के दावे के तहत वो हमजा शहबाज की तीसरी एहलिया हैं। ये स्कैंडल हाल ही दिनों में सामने आया। इसके बारे में हमजा शहबाज शरीफ आयशा मलिक से निकाह की मुकम्मल तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है, जबकि आयशा मलिक का दावा है कि उनके पास निकाह की वीडियो भी मौजूद है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आयशा मलिक पर एक बच्चे के अगवा का मुकदमा भी कायम किया गया है जिसे उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिली हुई है। ये मामला इस वक्त गर्दिश कर रहा है जनाब हमजा शहबाज शरीफ के। मुनिस इलाही साहबजादे हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा वो हैं रुकन पंजाब असम्बली के। मुस्लिम लीग काफ से नेशनल इंश्योरेंस स्कैंडल में 32 करोड़ रुपए के गबन में मुलविस होने पर 17 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। 6 फरवरी 2011 को FIA की जानिब से दरख्वास्त पर लंदन में 1,14,000 पाउंड के बैंक खाते मुंजमद कर दिए गए थे, जिसे बाद अज़ा FIA की दरख्वास्त पर ही गैर मुंजमद कर दिए गए। अदम सबूत की बुनियाद पर लाहौर सेशन कोर्ट ने 21 अक्टूबर को मुनिस इलाही
ने बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का अब भी नोटिस लिया है। दूसरे अहम सियासी ख़ानदान चौधरी ख़ानदान के जनाब मुनीस इलाही भी इस अहम स्कैंडल में उसके बादल उन पर छाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि साहबजादे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जनाब जुल्फ़िकार खोसा के, वो साबिक वज़ीर आला पंजाब के रह चुके हैं, उनके गिर्द भी एक बड़ा स्कैंडल है। साबिक फिल्मी अदाकारा सपना खान से तीसरी शादी की जिससे एक बच्ची की विलादत हुई, ये उन पर इल्ज़ाम है। सपना खान पिछले 1 साल से गायब है और वालिद ने मुकदमा दर्ज कराया है कि दोस्त मोहम्मद खोसा ने उनकी बेटी को अगवा किया है। दोस्त मोहम्मद खोसा ने सपना खान से शादी का इतराफ़ किया है, लेकिन मौक़िफ़ है कि अब उनमें अलहदगी हो चुकी है और उन्हें सपना खान के बारे में कोई खबर नहीं। ये वो अहम ख़ानदान हैं जिनके बेटे इस वक्त सियासत में हैं, लेकिन उन पर स्कैंडल छाए हुए हैं। इसी दौरान ये खबरें भी आई हैं कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ भी सियासत में आ रही हैं, उन्हें एक अहम रोल सौंपा जाएगा। आजकल वो सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज शरीफ सियासत में आने का लगता यह है कि इरादा नहीं रखते। वो कारोबार पर तवज्जो देते हैं, बरतानिया में रहते हैं, जबकि उनके बड़े साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ भी कारोबार पर तवज्जो देते हैं और उनकी मुस्तकिल सकूनत सऊदी अरब में है। पाकिस्तान के सियासी ख़ानदानों के साहबजादगान तैयार हैं, साहबजादी भी तैयार हैं कि पाकिस्तान की आइंदा नस्लों में जो इसके सामने जब सियासतदान आएँ, सियासी जमातें आएँ, तो वही लोग हों, वही ख़ानदान हो जिसके जो कि उनके वालिदैन के या उनके दादाओं के परदादाओं के ज़माने में उन्होंने हुकूमत की है। पाकिस्तान का आइंदा का 20 साल का सियासी मंजरनामा, 25 साल का सियासी मंजरनामा हो सकता है कि बिलावल भुट्टो, जरदारी, हमजा, शहबाज शरीफ, मुनीस इलाही, मरियम नवाज शरीफ या दोस्त मोहम्मद खोसा पर मुश्तमिल हो। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की इस अहम खबर पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन सिंध के ब्यूरोक्रेट्स का, छोटे सूबों के ब्यूरोक्रेट्स का नाम नहीं है वफाकी दारुल हुकूमत में। क्यों, इसकी क्या वजह है, इस पर बात होगी एक खबर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस हुकूमत के हवाले से बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैरान कुन हों, मगर ये भी एक हैरान कुन फैक्ट सामने आया है कि गो कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वफाकी ओहदों पर, वफाकी ब्यूरोक्रेसी पर सिर्फ पंजाब का राज है। छोटे सूबों को उनका हक़ नहीं मिल रहा, सिंध को तो क्या हक़ मिले। इसका इंकशाफ किया है कल अखबार दी न्यूज़ में मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इंसार अब्बासी ने एक तहकीकाती खबर में, जिसमें ये बहुत ही हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक 49 वफाकी सेक्रेटरीज़ में 43 का ताल्लुक पंजाब से है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 3 सेक्रेटरीज़ हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी ब्यूरोक्रेट वफाकी डिवीज़न की सरबराही नहीं करता। अहम ओहदों पर तैनात आला सरकारी अफसरान को या तो वज़ीर आज़म ने खुद मुंतखब किया है या सीनियर वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही की सिफारिश पर मामूर किया गया है। आइन के मुताबिक फेडरल सर्विसेज में पंजाब का हिस्सा सिर्फ 50% है, सिंध का 23%, खैबर पख्तूनख्वा का 11.51%, बलूचिस्तान 5%, जबकि फाटा का हिस्सा 4% है। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट में भी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट से भरा हुआ है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 11 में से 7 अरकान पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। सूरत हाल संगीन है और इसी वजह से छोटे सूबों में एहसास महरूमी होता है। इस पूरी सूरत हाल पर फेडरल ब्यूरोक्रेसी के लॉस क्या कहते हैं, इसके सियासी क्या असरात होंगे, इसके लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध के साबिक मुमताज़ ब्यूरोक्रेट जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख को। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप सियासत में भी हैं और आपने ब्यूरोक्रेसी में भी काम किया है। ये फरमाइएगा, ये कितनी संगीन बात है? ये जी नहायत ही संगीन एक इशू है, जो कि हम जिसका शुक्रिया अदा करते हैं अंसार अब्बासी का, जिन्होंने पॉइंट आउट किया, क्योंकि वहाँ काफ़ी हमारे वफाकी वज़रा सिंध से हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। उनकी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है या छोटे सूबों के जो अफसरान हैं जिनको ज़बान नहीं है, उन बेचारों की ज़बान उन्होंने बात की है। और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बहुत ख़राब है कि जब नुमाइंदगी ना हो हमारी असेंशियल सर्विसेज में, जो कि पूरे मुल्क के फ़ैसले करते हैं, कॉरपोरेशंस में, सेक्रेटरीज, डिवीजन्स में, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाया, बताया आपने कि इतने सेक्रेटरीज सिर्फ 3 सिंध से हैं, 3 खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बलूचिस्तान से कोई भी नहीं। तो मतलब ये क्या ज़ाहिर करता है, ये एक माइंडसेट ज़ाहिर करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन जिस तरह FBR है, उसमें भी कोई सिंध से कोई अफसर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का जिक्र आपने किया, प्रेसिडेंट हाउस का जिक्र किया, है भी तो कोई एक आध कोई होगा किसी कोने में, लेकिन किसी अहम ओहदे पे नहीं है।
तो जहाँ ये फैसले होते हैं मुल्क के पॉलिसीज़ के। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव तो वज़ीर आज़म ही है ना, वज़ीर आज़म जिम्मेदार है अगर ये छोटे सूबों की नुमाइंदगी नहीं है और पूरी विफाकी ओहदों को पंजाब से भर दिया गया है तो डेफिनेटली जी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चीफ मिनिस्टर सूबे में और मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो उनका स्टाफ है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर का काम है निशानदेही करना, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी का काम है, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और वो पूरा निज़ाम चलाते हैं सेक्रेटरीट्स का और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का। उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो उनको बताएं और निशानदेही करें, और सूबों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है जिसमें सिंध और बाकी छोटे सूबे जो हैं मतलब वो महरूम रह गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को या फेडरल गवर्नमेंट ने एक बड़ी भोंडी सी एक एक्सप्लेनेशन दी है जिसमें 3 अफसरों के नाम दिए हैं कि वो सिंध के हैं। तो अगर 3 भी अगर सिंध के हों तो फिर भी आप देखें, फिर भी जो रेशो बनता है वो इतना उसमें वास्ट डिफरेंस अच्छा, है। इसके सियासी असरात क्या होंगे? क्योंकि अहम बात यह है कि इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध से उसका बहुत अहम ताल्लुक है। क्या सिर्फ सिंध की टोपी से ही सिंध का हक अदा हो जाता है या इस किस्म के मामला और दूसरे छोटे सूबे भी महरूम हैं? इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं? इसके सियासी असरात बहुत गहरे असरात होते हैं और इस पर लोगों को एक तो एहसास महरूमी होता है कि हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। दूसरा जो कौमी अहम फैसले होते हैं पब्लिक अपना, जिस तरह प्लानिंग कमीशन समझ लें आप, CBR या FBR कह लें, या इस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ कोई नुमाइंदगी न हो आपकी सूबे की, आपके लोग न हो तो निशानदेही नहीं होती बहुत से इशूज़ की, और बहुत से इशूज़ रह जाते हैं और वो वहाँ मतलब एक वन साइडेड फैसले होते हैं। तो मैं तो सब यही कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब शुक्रिया अदा करें अंसार अब्बासी साहब का और उनका जो, और इसको रेक्टिफाई करें। ये जो गलती हुई है इसको बजाय एक्सप्लेनेशन देने के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को चाहिए कि वो फिर एक नई समरी मूव करके, और जितने हद तक हो सकता है ये कभी भी नहीं हुआ कि 23% कोटा सिंध का या 12% खैबर पख्तूनख्वा का हुआ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सिर्फ 3 सेक्रेटरी हों, और वो भी एक सेक्रेटरी में समझता हूँ कि जो हमारे हैं पेट्रोलियम के, बाकी 2 सेक्रेटरियों के महकमे भी हमें नहीं पता कि कौन से महकमों के हैं। इसी तरह फ्रंटियर का होगा, चीफ सेक्रेटरीज का भी यही हाल है, चारों सूबों में चीफ सेक्रेटरी भी मतलब कोई लोकल्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और इसका बहुत पॉलिटिकल असर भी पड़ेगा, और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के लिए ये मतलब एक बड़ी हैरानकुन बात है कि वो सिंध की पार्टी सिंध बेस्ड पार्टी है बेसिकली, और वहाँ से मतलब फेवर तो कुजा, यहाँ मतलब हक भी नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, इसको रेक्टिफाई होना चाहिए। एक तरफ तो ये है कि ये हक नहीं मिल रहा, ये फेडरल ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, फेडरल इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, और दूसरी तरफ आपका ताल्लुक क्योंकि सिंध से है, सिंध की सियासी जमात से है, बहुत अहम है। सिंध के अंदर ओवरऑल सियासी हालात क्या हैं इस वक्त, क्या लोग फील कर रहे हैं? मतलब क्योंकि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि सिंध के लोग क्या उनका क्या परसेप्शन है? देखिए जी, सिंध पिछले 2 साल से एक बहुत तबाही का शिकार है। पिछले साल सैलाब और इस दफ़ा बारिशों से तबाही हुई, और लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक दोनों के जो हमारे तरखेज़ अजला थे वो सब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हुए। यहाँ के ज़मींदार, हारी, आम लोग, घर टूट गए। तो मतलब वैसे ही एक क्राइसिस की सूरत हाल है, चैलेंज का सामना है सिंध को। और पॉलिटिकली फिर यहाँ बेरोज़गारी और जो फाइनेंस हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं कंट्री की, पाकिस्तान की ओवरऑल, उस वजह से बेरोज़गारी का बहुत बड़ा रुझान है। महंगाई, बिजली न होने की वजह से सनतें हमारी, तो कोई अच्छा वहाँ एक सिलसिला नहीं है। बेचैनी है लोगों में, लोग परेशान हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये पीक पे है इस वक्त, जो हमारे कौमी इदारों में वहाँ तब काम न होने की वजह से या इंडस्ट्रीज़ में काम न होने की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इसका आने वाले इलेक्शंस पे बहुत असर पड़ेगा और इसका रिज़ल्ट निकलेगा, क्योंकि लोग परेशान हैं और लोग मायूस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध में लोग मायूस है, परेशान हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मेमो के मामले की वो जिम्मेदारी कबूल करेंगे, अगर इस्तीफ़ा देना हुआ तो वो इस्तीफ़ा देंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म जहाँ दूसरे मामलात की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, कम अज़ कम इस मामले की जिम्मेदारी तो कबूल करें। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में सिंध, छोटे सूबे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।